पंजाब की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर ईडी के ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं। सैंड माइनिंग मामले में 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी के करीब के घर में भी मोहाली में छापेमारी हो रही है। तो चुनाव से पहले छापेमारी को अंजाम देती हुई ईडी रेत खनन मामले पर यह ताबड़तोड़ कार्रवाई, जिसमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। रेत खनन मामले में ईडी की यह बड़ी कार्रवाई, जिसमें मोहाली में चन्नी के घर के पास भी इस वक्त रेड हो रही है। और सीएम के करीबी भूपिंदर सिंह हनी, उनके घर पर भी तलाशी हो रही है। पंजाब में ऐसे 10 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। ताबड़तोड़ वहां पर रेड चल रही है और सीएम के करीबी बताए जा रहे हैं एक शख्स, उनके घर पर भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। कमलजीत संधू हमारी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कमलजीत, देखिए, ये दरअसल चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि लंबे वक्त से इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी, उसको लेकर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। इसे क्या चुनावी रेड कहेंगे, शायद कांग्रेस पार्टी यही कहेगी, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी, उनके घर पे लगातार सुबह से ही रेड चल रही है। ईडी की रेड है। 5वीं मंजिल का ये मकान है जिसको हम दिखा रहे हैं आपको अभी। वहां पे सुबह 8 बजे से रेड चल रही है। हमारे साथ इस वक्त एक आई विटनेस भी हैं, सतीश जी हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं इस पूरे होमलैंड एरिया के। बताइए, आपको कब पता चला यहाँ पे रेड चल रही है और कितने बजे से? नहीं, सुबह 8 बजे ही जब वो लोग आए हैं तभी पता चला। कितनी टीम्स आई, क्या हुआ? टीम में कुछ 5-6 ऑफिसर्स हैं और सिक्योरिटी है। साथ में ये बताइए, कब से जानते हैं भूपिंदर सिंह हनी को और कैसा रहना है और क्या लाइफस्टाइल वगैरह है? 4-5 महीने से यहाँ पे हैं, बट वो ज्यादा यहाँ पे होते नहीं है, कभी कभी आते हैं। मतलब ही कम्स ऑफन बट नॉट रेगुलरली स्टेइंग हियर। क्या लोगों को यहाँ पे मालूम था कि वो चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार हैं? हो सकता है कुछ लोगों को जो पर्सनली जानते हो, मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते। तो आपको एक चीज बता दें कि ईडी की जो रेड्स हैं 10 से 12 जगह चल रही हैं। हम इस वक्त मोहाली के होमलैंड इलाके में हैं। यहाँ पर ये जो मकान है 5वीं मंजिल पे, वहां पे सुबह से ही रेड चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासत हो रही है वो इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर ही हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है, चन्नी साहब ने खुद भी बोला था कि उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन इस वक्त ईडी का रेड मल्टीपल लोकेशंस पे होना, उसको किस तरह से देखी जाएंगी? सियासी पार्टीज जो है इस पे राजनीति तो गरमाएगी ही, लेकिन आपको बता दें जहां पर रेड का जो लोकेशन है, इसमें भूपिंदर सिंह हनी, जो कि नेफ्यू बताए जा रहे हैं, भतीजे बताए जा रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी के, वहां पर रेड होना अभी हमने देखा नहीं है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई रिएक्शन आई है, लेकिन रिएक्शन आना लाजमी है। हालांकि हमने देखा है इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने लगातार कहा है कि ये सियासी तरीके से जो एजेंसीज हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, इन सबको इस्तेमाल करती है बीजेपी। और इसी बीच में हमने देखा है कि किस तरह कांग्रेस ने कल जो एक प्रोमो रिलीज किया, जहां पे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को ही एक सीएम फेस के बतौर देखा जा रहा है, और उसके अगले 12 घंटे में हम देखते हैं इस तरह से रेड होना। ठीक है कमलजीत, आप नजर बना रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। 26 जनवरी को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। आईबी ने दिल्ली पुलिस से 9 पन्नों का अलर्ट शेयर किया है और अलर्ट में बताया गया है कि आईएसआई के इशारे पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत के बड़े नेताओं को टारगेट करने की योजना बना रहा है। अब से कुछ दिन पहले आईडी को निष्क्रिय किया गया था गाजीपुर के फल मंडी इलाके में, जहां पर बड़ी मात्रा में आईडी बरामद किया गया था। उसके बाद एक गड्ढे में से डिफ्यूज किया गया। उसी को लेकर, उसी से जोड़ते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अब दिल्ली पुलिस को अलर्ट भेजा है। ये कहा है कि 9 पन्ने की इस पूरी रिपोर्ट में 26 जनवरी खास तौर पर निशाने पर हो सकता है आतंकियों के, और इसके मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता करना चाहिए। और जानकारी यह भी मिली है कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने इस्लामिक आतंकियों के साथ नया गठजोड़ भी बनाया है। अलर्ट के मुताबिक आतंकी भीड़ भाड़ वाले स्थानों में तोड़फोड़ कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने संसद भवन के आसपास और लाल किले के आसपास भी सुरक्षा इस लिहाज से कड़ी कर दी है।
यूपी चुनाव को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि जिसका पूर्वांचल उसी की यूपी। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने पूर्वांचल की जीत दोहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। और बीजेपी ने पहले सीएम योगी को गोरखपुर से लड़ने का फैसला कराया और अब पीएम ने पहली चुनावी तारीख के बाद अगला संबोधन पूर्वांचल को ही चुना। काशी आस्था की नगरी है, बाबा विश्वनाथ का धाम है, मां गंगा की पावन धरती है, तो प्रधानमंत्री की कर्म भूमि भी है और सियासत का केंद्र भी है। यहीं से पूर्वांचल की राजनीति सधती है और पूर्वांचल की जीत यूपी की बाजी भी तय करती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहले हुंकार भरने के लिए काशी का रुख किया। कहने को तो प्रधानमंत्री काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे थे, लेकिन संदेश पूरी काशी के लिए था, संदेश पूरे पूर्वांचल के लिए था, संदेश पूरी यूपी के लिए था। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। काशी प्रधानमंत्री का दूसरा घर है। पहली बार संसद में जाने के लिए उन्होंने इसी पावन नगरी को चुना, फिर तो गंगा की इसी धरती के होकर रह गए। मोदी के जोड़ने से काशी को भी परवान चढ़ा। गंगा घाट अलग छटा बिखेरने लगी। यहाँ की कलकल धारा पूरे सूबे को संदेश दे रही है। गंगा की धारा अभी यूपी को जोड़ती है। ये सूबे के 27 जिलों से गुजरती है। हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, काशी होते हुए बलिया से बिहार चली जाती है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी शिव की भी नगरी है। पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ को भव्य कॉरिडोर के जरिए गंगा से जोड़ा, तो ये जुड़ाव पूरे सूबे से भी जुड़ा। इसका एक छोर सियासत तक भी जाता है, जहां आस्था के फेविकोल से वोटरों को जोड़ा जाता है। भाइयों और बहनों, मैं जब काशी के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं, तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। इस बार यूपी की लड़ाई पूर्वांचल में कुछ ज्यादा ही गरमाई हुई है। यहाँ के 28 जिलों में 167 सीटें हैं। इनमें काशी, गोरखपुर से लेकर प्रयागराज, मिर्जापुर और बलिया तक की सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी मिलकर 167 में से 130 सीटों पर कब्जा किया था। अकेले बीजेपी को 117 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी को टक्कर देने वाली अखिलेश की पार्टी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार मुकाबला जोरदार है। बीजेपी छोड़ने वाले 3 मंत्रियों में से 2 स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान इसी इलाके से आते हैं। दोनों का अपने अपने इलाके में अच्छा खासा दखल है। ओम प्रकाश राजभर भी इस बार विरोधी खेमे में हैं। ऐसे में यूपी फतह के लिए पूर्वांचल की लड़ाई बड़ी है। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने पहले गोरखपुर से सीएम योगी को उतारा और फिर चुनाव प्रचार के आगाज के लिए प्रधानमंत्री ने काशी को चुना। आज तक ब्यूरो। मिशन पूर्वांचल को और मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी को गोरखपुर से उतारा है। कोशिश यही है कि पूर्वांचल का किला किसी भी कीमत पर नहीं दरके।
और वहीं देखिए, योगी गोरखपुर के गढ़ को संभालेंगे तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में दम दिखाएंगे। कोशिश यही है कि पार्टी से जाने वाले ज्यादा असर न डाल पाए। पूर्वांचल में सियासत का एक छोर काशी है तो दूसरा गोरखपुर। काशी से प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे हैं। पूर्वांचल सबसे बड़ा मिशन है। यही वजह है कि बीजेपी ने तमाम अटकलों को नकार कर मुख्यमंत्री को अयोध्या या मथुरा की बजाय गोरखपुर से उतारा। इस बार धर्म युद्ध पर पूर्वांचल का दांव भारी पड़ गया। लखनऊ जीत के लिए वोटों की गणित में अयोध्या पीछे छूट गया, गोरखपुर आगे निकल गया। योगी जी बहुत समर्पित भाव से डे वन से मैं स्वयं उनसे बात करता था। उन्होंने कहा कि मैं 403 कहीं भी मेरे को पार्टी आदेश करेगी मैं उसमें चुनाव लड़ूंगा। कोई आग्रह किसी जगह पे नहीं था। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किया। गोरखपुर योगी की कर्म भूमि है। यहाँ से उनका रिश्ता काफी पुराना है। 24 साल का सियासी मैदान है। यहाँ की मिट्टी ने योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ बनाया। यहीं से वो सत्ता के शिखर पर पहुंचे और जब पूर्वांचल की लड़ाई ही निर्णायक हो गई तो अपने सबसे बड़े क्षत्रप को बीजेपी गोरखपुर से दूर कैसे करती। हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे मजबूत सीट है। यहाँ के पिच को जानते हैं, समझते हैं। यहाँ छक्का चौका जड़ना, शतक लगाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। पहली बार 1998 में यहीं से वो लोकसभा चुनाव जीते, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 5 बार गोरखपुर ने योगी को संसद पहुंचाया। विपक्ष भले ही इसे घर वापसी बोल रहा हो, लेकिन वो भी जानते हैं कि योगी का गोरखपुर से आने का मायने क्या है। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। गोरखपुर से योगी का लड़ने का मतलब ये है कि आसपास की तमाम सीटों पर भी इसका असर होगा। गोरखपुर के आसपास कई विधानसभा सीटें हैं जहां योगी का दखल है। मसलन गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, बांसगांव, चौरी चौरा, पिल्लूपारी, खजानी, पिपराइच और सहजनवा। और बीजेपी चाहती है कि इस बार भी ये गढ़ किसी भी कीमत पर कमजोर ना पड़े। बीजेपी पहले से जानती थी कि इस बार यूपी की जंग पूर्वांचल में लड़ी जाएगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री बार बार पूर्वांचल जाते रहे, बार बार भरपूर सौगात लाते रहे, फिर चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर तमाम योजनाएं। हाल के दिनों में गोरखपुर को ही करोड़ों का तोहफा मिला। 7085 करोड़ का खाद कारखाना, 1011 करोड़ से एम्स का निर्माण, 1200 करोड़ का धुरियापार चीनी मिल में 2G एथेनॉल प्लांट, 398 करोड़ से चीनी मिल का निर्माण, 323 करोड़ से मोहिद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक 4 लेन, 259 करोड़ की लागत से शहीद अशफाकुल्लाह खां पुरानी उद्यान, 196 करोड़ से रामगढ़ ताला का सौंदर्यीकरण, 325 करोड़ से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के जरिए विकास कार्य, 274 करोड़ की लागत से BRD मेडिकल कॉलेज में विकास कार्य। पूर्वांचल जीतने के लिए बीजेपी डबल इंजन पर सवार है। काशी से आस्था की बयार बहेगी तो गोरखपुर से विकास की धारा फूटेगी। कोशिश यही है कि इस बार भी 130 सीटों पर कमल हर हाल में खिल जाए। आज तक ब्यूरो।
पूर्वांचल ही नहीं, पश्चिमी यूपी की लड़ाई भी जबरदस्त और तेज तरीके से हो रही। किसान आंदोलन के बाद जनता के मूड को लेकर हर किसी ने अपने दावे किए। 2017 में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में बम्पर जीत मिली थी। 136 में से 109 सीटें बीजेपी की झोली में आई थी, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। दांव किसान भी लगा रहे हैं और ध्रुवीकरण पर भी। यूपी की लड़ाई में पूर्वांचल की जंग कांटे की है तो पश्चिमी यूपी में भी जबरदस्त घमासान है। 2017 के चुनाव में हिंदू मुसलमान और दंगे छाए रहे, तो इस बार किसान कैराना पलायन और दंगे पर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन को लेकर घमासान तेज है। गैंगस्टर एक्ट में नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद जुबानी जंग भी आसमान पर है। बीजेपी नाहिद हसन को कैराना में हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार बता रही है। कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। इसलिए नहीं जीत पाएंगे, वहां जो माफिया हैं, तुम ईमानदार आदमी हो, हैं? तो जो माफिया लोग हैं, जब तुम वोट की तारीख आएगी, एक रात पहले वो माफिया जाएंगे घरों में, वो स्याही लगवा देंगे घरों में। नाहिद हसन के सियासी चेहरा बनने से पश्चिमी यूपी में फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है। अब नाहिद हसन के वीडियो निकल रहे हैं, भड़काऊ भाषण तैर रहे हैं। लोग जो यहाँ पर इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना, चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाके ले लो। किसानों का मसला भी पश्चिमी यूपी का सियासी मिजाज बताएगा। लखीमपुर कांड से विपक्ष को सियासी रोशनी जरूर मिली, लेकिन किसानों का रुख क्या होगा, इसे लेकर अब भी सस्पेंस है। किसान नेता राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आरएलडी को समर्थन देकर मुकर गए। पहले उन्होंने आरएलडी गठबंधन के पक्ष में बयान दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से मुलाकात के बाद उनके सुर बदल गए। किसी भी पार्टी का होगा जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तय है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखने और सब आशीर्वाद देने। वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे, सब तो बड़ी यही बात है। वोट मांगने के लिए ना आवे, आशीर्वाद के लिए आवे। जो कोई आवे यहाँ से अपना टिकैत साहब की समाधि है उनकी, तो यहाँ से तो आना चाहे अपना, ठीक है, मैं आओ और अपना आशीर्वाद लो, अपना चुनाव लड़ो। कोई किसी भी पार्टी का होगा तो हम किसी के अनदेखी नहीं करने के, सब आशीर्वाद देंगे। अरे यहाँ तो आप वाले भी आए, बसपा वाले भी आए और भी आओगे तो उन्हें क्या वो थोड़ा होगा, उनके साथ भी वही अच्छा व्यवहार होगा, वही खाने पीने का, चाय पाने का वो होगा। जो घर आओगे तो हम किसी की सभा में नहीं जानेंगे, कुछ नहीं हुए। कल तो आपने भावुक होके बहुत मतलब इशारा कर ही दिया लगभग भावुक होके। नहीं, तब तो भाई हमें भी नहीं था भाई, संयुक्त मोर्चा है, ठीक है बातचीत, तो ऐसी कोई बात नहीं है बातचीत, तब तो बात हो भी जा और बजी बात है यहाँ से, और हम ही क्या कहते हैं, तो ऐसी कोई नहीं है बात। अब उसमें कोई हम ये भी तो पर्चा भी नहीं भरा गया, कुछ नहीं, किसी की वाली बात, ये भी तो उठनी पड़ी, उठ के भी। 2017 में पश्चिमी यूपी से बीजेपी को झोली भरकर सीटें मिली थी। यहाँ से बीजेपी को 136 सीटों में 109 पर जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 21 सीट से संतोष करना पड़ा। बीएसपी और कांग्रेस भी 2-2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। पश्चिमी यूपी में पहले और दूसरे चरण में चुनाव है। 2017 की तुलना में इस बार यहाँ का माहौल बदला हुआ है। अब देखना है कि यहाँ जनता का मत क्या होता है। अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।